हेलो ऑल, दिस इज आशीष कुमार। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी है इन तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस के अंदर। और इस जजमेंट को बहुत सारे लोग जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एडवेंचरिज्म बोल रहे हैं, मगर क्या एक्चुअली ये जुडिशियल ओवररीच है या ये जुडिशियल एक्टिविज्म है? ये अपने आप में एक डिबेट का विषय है जिसको हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक आम नागरिक के लिए भी जरूरी है और उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो आने वाले प्री एग्जाम में बैठने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा सकता है। अगर आपको एक्चुअल नॉलेज चाहिए, डिटेल चाहिए, तो आपको एंड तक रुक के देखना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप वीडियो देखेंगे, इसलिए कि वीडियो कंप्लीट ही तब होगा। अब इससे पहले मैं आपको ये पूरी कंट्रोवर्सी समझाऊं, इस गवर्नर को लेकर कंट्रोवर्सी जो हुई, प्रेसिडेंट को लेकर कंट्रोवर्सी जो हुई, ये जजमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी जो हुई, इससे पहले मैं ये कंट्रोवर्सी आपको समझाऊं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए पार्लियामेंट बजट पास करता है। बजट भी एक तरह का बिल है, एक मनी बिल है। पार्लियामेंट बजट पास करता है और वो प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के साइन के, बिना उनके एसेंट के बजट लॉ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो एक एक्ट नहीं बन पाएगा। अब समझिए इस बात को कि बिल पे साइन करने के लिए कोई टाइमलाइन तो है नहीं, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बजट को साइन करने से या तो इनकार भी ना करें मगर उसको साइन भी ना करें, तो सिंगल हैंडेडली वो भारत के बजट को रोक सकते हैं, कई महीनों तक रोक सकते हैं, जब तक उनको इंपीच ना किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऑफिसर, क्योंकि संविधान में कोई टाइमलाइन सेट नहीं है, एक ऑफिसर अगर अपनी पे आ जाए, अपने ऑफिस का मिसयूज करने की सोचे, तो वो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि वो बजट पास करेगा ही नहीं। ये एक सिनेरियो है जो अभी तक हुआ नहीं है, मगर ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये बोलना भी गलत है। यही चीज अगर हम स्टेट लेवल पर अप्लाई करें, यही लॉजिक अगर हम स्टेट लेवल पे अप्लाई करें, तो आप ये समझ सकते हैं कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी भारत के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। रीजन, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। और अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ लॉ लाना चाहती है और गवर्नर सिंगल हैंडेडली अपने ऑफिस के थ्रू अपनी पावर को अलग तरीके से इंटरप्रेट करके उन बिल्स को रोक दे और सालों साल वो बिल रुके रहे, 5-5 साल तक वो बिल रुके रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला सकती। ये डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा बन सकता है और फेडरलिज्म के लिए तो खतरा है ही। डेमोक्रेसी के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि लोगों ने एक सरकार चुनी थी, उस सरकार ने कुछ बिल इंट्रोड्यूस करे, मगर गवर्नर अपनी पावर का यूज करके, या पावर का मिसयूज भी कह सकते हैं करके, उन बिल्स को अगर पास ना करे, तो ये उन लाखों करोड़ों लोगों के मैंडेट पे सवाल बन जाता है जिन्होंने एक गवर्नमेंट को चुना था और उनके थ्रू बिल की एक्सपेक्टेशन की थी कि बिल लाकर, लॉ बनाकर वो उस स्टेट को चलाएंगे। अब इस कंट्रोवर्सी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस पूरे मुद्दे का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2023 तक तमिलनाडु की लेजिस्लेचर 12 अलग अलग बिल पास करती है। अब ये बिल लेजिस्लेचर ने पास कर दिए, मगर जब तक गवर्नर की अप्रूवल नहीं आएगी वो लॉ नहीं बनेंगे, वो एक्ट नहीं बनेंगे। अब यहां पर गवर्नर करते क्या है, काफी लंबे समय तक उन बिल्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते, और उसके बाद 2 बिल्स को प्रेसिडेंट को भेज देते हैं कंसिडरेशन के लिए, और जो बचे हुए 10 बिल हैं, एक लंबे अंतराल के बाद उन 10 बिल को वापस तमिलनाडु लेजिस्लेचर को भेज देते हैं और सिर्फ उसमें ये लिखते हैं, आई विदहोल्ड माई एसेंट, आई विदहोल्ड माई एसेंट, आई विदहोल्ड माई एसेंट। बिना कोई रीजन दिए वो सिर्फ इतना लिखते हैं कि मैं अपनी अप्रूवल नहीं दे रहा हूं। अब ये बिल वापस आ गए हैं। अब ये बिल वापस आ गए हैं तो तमिलनाडु लेजिस्लेचर उन्हें दोबारा पास करती है। दोबारा पास करके वो दोबारा उन्हें गवर्नर ऑफिस में भेजती है, और आर्टिकल 200 के हिसाब से इस स्थिति में गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि उनको सिर्फ इन बिल्स के ऊपर अपनी अप्रूवल देनी है, वो भी एक फॉर्मेलिटी है। सो गवर्नर तमिलनाडु वाज एक्सपेक्टेड टू गिव हिज एसेंट नाउ अंडर आर्टिकल 200। मगर यहां वो करते क्या है, नवंबर 2023 आ चुका है, अब वो इन बिल्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज देते हैं। मतलब अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि काइंड ऑफ यहां पर एरर क्या हुई। पहले आपने लगाया उस बिल पे सस्पेंसिव वीटो, उन 10 बिल पे गवर्नर ने लगा दिया सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब उन बिल को साइन करने की जगह लेजिस्लेचर को दोबारा भेज दिया कि आप दोबारा इन्हें कंसीडर कीजिए। मगर प्रॉब्लम ये थी, सस्पेंसिव वीटो लगाया इसमें दिक्कत नहीं थी। दिक्कत ये थी कि सस्पेंसिव वीटो लगाने के लिए आपको रीजन लिखना पड़ता है कि आप गवर्नर साहब ये बिल वापस क्यों भेज रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, या वो लेजिस्लेचर से क्या चाहते हैं कि इन बिल्स में क्या चेंज लाया जाए। ऐसा कोई रिमार्क, ऐसा कोई कमेंट उन्होंने नहीं लिखा, सिंपली लिख दिया आई विदहोल्ड माई एसेंट और उन्हें वापस भेज दिया। ये पहली प्रॉब्लम थी।
सस्पेंसिव वीटो में बिना रिमार्क के आपने बिल वापस भेज दिया, ये आपकी पहली गलती थी इस पूरे मुद्दे के हिसाब से। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि सस्पेंसिव वीटो भी आपने एक लंबे अंतराल के बाद लगाया। आप शुरू में ही लगा सकते थे, मगर एक लंबे पीरियड तक कोई एक्शन ना लेने के बाद आपने सस्पेंसिव वीटो लगाया और उसमें रिमार्क नहीं लिखा कि क्यों आप अपनी एसेंट नहीं दे रहे हैं। अगर आप मेरा प्रपोजल रिजेक्ट करते हैं तो एटलीस्ट आप मुझे बताएंगे तो सही कि मेरा प्रपोजल क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, ताकि मैं उसमें कोई करेक्शन कर सकूं तो मैं करके लाऊं। खैर, अब यहां पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम यहां पर यह भी है कि नवंबर 2023 में गवर्नर ने जब दोबारा से ये बिल पास करके उनको भेजे गए, तो गवर्नर ने अपने अप्रूवल देने की जगह जो आर्टिकल 200 में उनको देना चाहिए था, उन्होंने इस बिल को, इन 10 के 10 बिलों को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब यहां पर हुआ यह कि ये बिल प्रेसिडेंट ऑफिस में एक लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं और उन बिल में से सिर्फ एक बिल पास होता है। प्रेसिडेंट सिर्फ एक बिल को एसेंट देते हैं और आज तक उनमें से 2 बिल, अभी तक उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। नवंबर 2023 में वो बिल गए थे और आप समझिए कि अभी अप्रैल 2025 चल रहा है, 2 बिल्स पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो इसकी वजह से तमिलनाडु एग्रीव्ड फील करता है। तमिलनाडु कहता है हमारा पूरा जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो जैम हो गया, वो स्टॉल हो गया, वो रुक गया है, और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। और नाउ सुप्रीम कोर्ट इश्यूज अ लैंडमार्क जजमेंट एंड दिस जजमेंट हैज स्टार्टेड अ लार्जर डिबेट। इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए, इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझने के लिए आपको आर्टिकल 200 भी समझना पड़ेगा। देखिए, ये आम नागरिक को आर्टिकल 200 से शायद उतना मतलब ना हो, मगर अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या आप एग्जाम दे रहे हैं तो आर्टिकल 200 समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी कभी आपसे ऐसे सवाल नहीं पूछेगा जहां से वो आपसे उम्मीद करता है कि आप संविधान को इंटरप्रेट कीजिए। क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर उसका आंसर या तो संविधान में अवेलेबल होगा या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में होगा। दे विल नॉट एक्सपेक्ट यू टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। आइदर यू हैव टू यूज द नॉलेज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट और यू हैव टू यूज द नॉलेज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो आप फिजूल में अपने ब्रेन पर जोर मत डालिए, उसे इंटरप्रिटेशन मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो कीजिए या जो संविधान में लिखा है आप उसको फॉलो कीजिए। खैर, पहले मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 200 में क्या दिया है, फिर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करे। आर्टिकल 200 इज अबाउट द असेंट टू द लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लॉ मेकिंग मशीनरी जब एक बिल पास करती है तो गवर्नर के पास जाता है, उनके अप्रूवल के बाद ही वो लॉ बन सकता है, और ये पूरा प्रोसेस आर्टिकल 200 में दिया है। अब आर्टिकल 200 के तहत जब गवर्नर के पास स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास होकर आता है तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शन है। गवर्नर 3 कदम उठा सकते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने इन 3 कदम को 4 कदम में डिवाइड किया है वही, बट उसी को मैंने फर्दर डिवीजन किया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। गवर्नर के पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, बिल पास होकर आपके पास आया, आप एसेंट दीजिए, बिल लॉ बन चुका है, हैप्पी एंडिंग, जॉब ओवर, लॉ बन गया, अप्लाई करो। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि गवर्नर बोलते हैं कि मैं अप्रूवल नहीं दूंगा। गवर्नर ना कर देते हैं, विदहोल्ड कर देते हैं अपनी एसेंट को। अब मैं बता दूं आपको कि आर्टिकल 200 एसेंट को विदहोल्ड करने की बात करता है, वो बिल को विदहोल्ड करने की बात नहीं करता है। बहुत से बच्चे कहते हैं विदहोल्ड द बिल, विदहोल्ड द बिल। बिल को विदहोल्ड करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, एसेंट को विदहोल्ड करने का कॉन्सेप्ट है, अप्रूवल को रोकने का कॉन्सेप्ट है, बिल को रोकने का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 2 ये है, पहला ऑप्शन था कि आपने बिल को अप्रूवल दे दिया। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि आप अप्रूवल नहीं देंगे, आप बोलते हैं मैं अप्रूवल नहीं देता हूं, विदहोल्ड द एसेंट। मगर ये आप तभी करेंगे जब आपको स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करने के लिए बोलेगी, क्योंकि गवर्नर इज सपोज टू वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर के पास अपनी डिस्क्रिशन भी है, मगर इस केस में डिस्क्रिशन अलाउ नहीं है। इस केस में अगर आप कहते हैं कि मैं अप्रूवल नहीं दूंगा तो आप स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर ही ये बात बोल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों बोलेगी कि आप बिल पास मत करो। जब बिल इंट्रोड्यूस किया था तब हालात कुछ और थे। बिल पास होने के बाद जब गवर्नर के पास पहुंचा, उस ड्यूरेशन में हालात बदल सकते हैं, सरकारें बदल सकती हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट बोले कि भाई बिल तो हमने इंट्रोड्यूस किया था, मगर सर आप इसे अप्रूव मत करो, बाद में हम नया बिल ले आएंगे। तो गवर्नमेंट ही गवर्नर को बोल रही है कि आप बिल पास मत करो, विदहोल्ड द एसेंट, दैट्स ओके। तो तीसरा ऑप्शन है अभी जिसको मैंने अभी डिस्कस किया, इसको नॉर्मली लोग एब्सोल्यूट वीटो भी कहते हैं, मगर एब्सोल्यूट वीटो जैसा कोई टर्म नहीं है संविधान के अंदर। खैर, ऑप्शन नंबर 3 जिसको हम सस्पेंसिव वीटो भी कहते हैं। सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या है? यहां पर पहले में उन्होंने अप्रूवल दिया, दूसरे में उन्होंने अप्रूवल देने से मना कर दिया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही ऐसा करने को बोल रही है। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो बिल को वापस स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेंगे, जिसको हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं।
और उसमें रिमार्क लिखेंगे कि वो बिल वापस क्यों भेज रहे हैं, उन्हें बिल के किस प्रोविजन से दिक्कत है या उनका बिल को लेकर क्या सजेशन है। तो गवर्नर अपने रिमार्क के साथ बिल वापस भेजेंगे, जिसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। बिल दोबारा रिसीव होने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर उसे दोबारा पास करेगा, या तो ओरिजिनल फॉर्म में करेगा या गवर्नर ने जो अपनी सजेशन दी है उसे इनकॉर्पोरेट करके करेगा। ओरिजिनल फॉर्म में करे या अमेंडेड फॉर्म में करे, गवर्नर के सजेशन को ऐड करके करे। दोबारा पास होने के बाद अब ये बिल जब गवर्नर के पास जाएगा, इस केस में आर्टिकल 200 साफ साफ लिखता है कि पास होने के बाद जब ये बिल दोबारा आपके पास आएगा तो आपको अप्रूवल देनी ही पड़ेगी। आर्टिकल 200 में ऐसा लिखा है। बट याद रखिएगा, मनी बिल में गवर्नर सस्पेंसिव वीटो नहीं लगा सकते, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। खैर, 3 ऑप्शन हो गए। पहला था कि अप्रूवल दे दिया, दूसरा था कि अप्रूवल को विदहोल्ड कर दिया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, तीसरा था कि आपने रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेज दिया। अब याद रखिएगा कि इस पूरे आर्टिकल 200 में कहीं भी टाइम लिमिट नहीं है कि आप जो करेंगे 1 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में करेंगे। आप बाध्य नहीं हो कि इतने टाइम में आपको करना है। और इसी का यूज या मिसयूज करके कॉन्सेप्ट निकलता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो कहीं मेंशन नहीं है, पॉकेट वीटो कोई फैसिलिटी नहीं है, बल्कि पॉकेट वीटो लॉ का आप कह सकते हैं मिसयूज है, क्योंकि आप बिल के ऊपर बैठ गए हैं, इनडेफिनेटली बैठ गए हैं। कभी वो अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है, किसी राइट इंटेंशन से भी हो सकता है, जैसे कि ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किया था। इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल को मार दिया था उन्होंने पॉकेट वीटो यूज करके, जिसने हमारी राइट टू प्रिवेसी को सेव भी किया। बट अगर आप चाहें तो अपनी पावर का मिसयूज करने के लिए भी इस लूप होल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतने टाइम में आपको बिल को अप्रूवल देना है, रिजेक्ट करना है या सस्पेंसिव वीटो लगाना है, मतलब रिकंसिडरेशन के लिए भेजना है। इसके कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसका हम मिसयूज करके आप बिल को रोक सकते हैं, जो इस पर्टिकुलर केस में हुआ भी। अब जो चौथा ऑप्शन है वो ये है कि गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं कंसिडरेशन के लिए कि साहब स्टेट असेंबली ने बिल पास किया है, मेरे पास भेजा है अप्रूवल के लिए, जरा आप देख लो इसको, इन रीजन से मैं आपको दे रहा हूं ये बिल। प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए गवर्नर बिल भेज सकते हैं, आर्टिकल 200 में ये लिखा है। मगर वो पहली बार में भेजना है। जब असेंबली ने बिल पास किया, आपके पास आया और आपको लगता है कि प्रेसिडेंट को ये बिल दिखाना चाहिए, तो आप पहली ही बारी में भेजेंगे। असेंबली को भेजकर दोबारा रिसीव करके फिर प्रेसिडेंट को नहीं भेजना है। आर्टिकल 200 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। चौथा प्रोविजन वो ये है कि गवर्नर जब असेंबली से या लेजिस्लेचर से बिल रिसीव करेंगे तो वो प्रेसिडेंट को वो बिल भेज सकते हैं कंसिडरेशन के लिए। बट सवाल ये आता है कि जो गवर्नर प्रेसिडेंट को बिल भेज रहे हैं, क्या ये कंसिडरेशन की जो प्रोविजन है संविधान में दिया है या स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन्ड है कि आप कब कब प्रेसिडेंट को बिल भेजोगे? जो स्टेट ने बिल पास किए हैं, आप किस सिचुएशन में प्रेसिडेंट को भेजोगे? क्या ये संविधान में है या आप खुद डिसाइड करोगे? आंसर है बोथ। कुछ जगहों पर संविधान क्लियरली बोलता है कि इन स्थिति में अगर आपके पास बिल आता है तो आपको प्रेसिडेंट को वो बिल भेजना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आर्टिकल 200 में ही लिखा है कि अगर स्टेट एक ऐसा लॉ पास करता है जो स्टेट हाई कोर्ट की पावर को कम करता है, रिड्यूस करता है, अनड्यूली गलत तरीके से रिड्यूस करता है, तो उस बिल को आप प्रेसिडेंट को भेजेंगे। दूसरी बात, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31C, आर्टिकल 254। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 254 क्या है? अगर कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर एक लॉ बनाता है और उस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट ने ऑलरेडी एक लॉ बनाया है और स्टेट का लॉ पार्लियामेंट के लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, तो इस केस में गवर्नर अपनी पावर का यूज करके प्रेसिडेंट को वो बिल भेज सकते हैं। तो ये आर्टिकल 254 में क्लियरली दिया हुआ है। आर्टिकल 31, आर्टिकल 31C, आर्टिकल 304, आर्टिकल 288, इन प्रोविजंस में साफ साफ दिया है कि इन केसेस में अगर बिल है या इन चीजों से जुड़ा अगर बिल है तो वो आप प्रेसिडेंट को भेजेंगे। मगर इसके अलावा भी अगर गवर्नर को लगता है कि कोई स्टेट ने ऐसा बिल पास किया है जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन सकता है, या वो संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, तो उस केस में अपनी पर्सनल विजडम लगा के, अपना डिस्क्रिशन लगा के भी गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रख सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट साहब आप इस पे एक्शन लो, मुझे तो लग रहा है ये बिल नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। अब इस तरह का डिस्क्रिशन यूज करने का जिक्र संविधान में नहीं है। इस तरह का डिस्क्रिशन यूज करने की जो उनको क्लैरिटी मिली है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश स्पेशल पुलिस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर गवर्नर को लगता है अपने विजडम में कि ये जो बिल स्टेट ने पास किया है
ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या संविधान का वायलेशन है या फिर इसे डेमोक्रेसी को खतरा है, तो आप इसे प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, प्रेसिडेंट को दिखा सकते हैं और फिर प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को अप्रूवल दें या ना दे, वो उनकी इच्छा है। अब आर्टिकल 200 समझाने के बाद मैंने पर्टिकुलरली जो फोर्थ प्रोविजन था उस पर ज्यादा जोर दिया कि गवर्नर किस किस स्थिति में स्टेट के बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। मैंने इसको लंबे से डिटेल में समझाया। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पर्टिकुलर केस में कहां प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम नंबर 1 जो मैं पहले बता चुका हूं, स्टेट लेजिस्लेचर ने मल्टीपल बिल पास किए, लगभग 12 बिल पास किए, 2 आपने ऑलरेडी प्रेसिडेंट को भेज दिए थे कंसिडरेशन के लिए, बचे 10 बिल। उन 10 बिल पे आपने एक्शन लिया ही नहीं एक लंबे पीरियड तक। उसके बाद आप सिंपली लिख देते हैं कि आई विदहोल्ड माई एसेंट, मतलब एक तरह से सस्पेंसिव वीटो लगा रहे हैं आप। आपने लिख दिया मैं अप्रूवल नहीं दे रहा और वापस भेज दिया। ये गवर्नमेंट के कहने पे नहीं किया आपने। तो आप बिल को अगर वापस भेज रहे हैं अपनी कैपेसिटी पे कि भाई मुझे ये दिक्कत है इस बिल के अंदर, तो लिखो। वो कमेंट मिसिंग था। तो अगर आपको सस्पेंसिव वीटो भी लगाना है तो अपनी कुछ रिकमेंडेशन देनी चाहिए थी, वो मिसिंग है यहां पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये बिल प्रेसिडेंट ऑफिस में पहुंचे, वहां पर भी ये बिल एक लंबे अंतराल तक पड़े रहे। जैसे मैंने बोला, अभी तक 2 बिल के ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कि एसेंट मिला है कि नहीं मिला है। तो इससे जो स्टेट की लॉ मेकिंग मशीनरी है उसको बहुत नुकसान हुआ, वो स्टैंड स्टिल पे आ गई। कहीं ना कहीं इसको लोगों ने पावर का मिसयूज भी कहा, बिकॉज सेंटर और स्टेट में 2 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं और ये कॉम्बेटिव फेडरलिज्म का केस भी है। कॉम्बेटिव फेडरलिज्म, जहां सेंटर स्टेट झगड़ते हैं अलग अलग मुद्दों पर, और ये देश के ओवरऑल इंटरेस्ट में ठीक नहीं है। अब क्योंकि ये बिल रोक दिए गए हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने बोला कि सर हमारा जो पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, लॉ मेकिंग प्रोसेस है, गवर्नर ने रोक दिया है। जब हमने दोबारा बिल पास किए, उनको भेजे, तो आर्टिकल 200 में उन्हें साइन करने चाहिए थे, मगर उन्होंने उन बिल्स को भेज दिया प्रेसिडेंट को। तो इसे उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जजमेंट दी है जो आज तक हमारी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी उसे काफी हद तक डिस्टर्ब भी करती, डिस्टर्ब बट इन अ पॉजिटिव सेंस। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर अब हम एक टाइमलाइन सेट कर रहे हैं, वी आर सेटिंग अ टाइमलाइन दैट विद इन दिस टाइम पीरियड गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट दे हैव टू एक्ट ऑन द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। हम एक टाइमलाइन सेट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को इतने टाइम में बिल पे एक्शन लेना ही पड़ेगा, और अगर वो नहीं करते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम उनको मैंडेमस रिट इशू कर सकते हैं। अभी तक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कोर्ट प्रेसिडेंट या गवर्नर को मैंडेमस इशू नहीं कर सकता, काम कराने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। मगर यहां इस जजमेंट में जो एक डिविजनल बेंच ने दी है, 2 जजेस की बेंच ने दी है, वो कहते हैं कि हम इनको रिट इशू करके इनसे काम करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी जजमेंट है अपने आप में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि जुडिशरी इज बिकमिंग मोर पावरफुल देन द एग्जीक्यूटिव, देन द प्रेसिडेंट, एंड इवन मोर देन द लेजिस्लेचर। जिसे काफी लोगों ने जुडिशियल ओवररीच बोला है। जुडिशरी का काम अगर नेशनल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए है, या कहीं ना कहीं संविधान को स्मूथ करने के लिए है, या लार्जर बेनिफिट में है, और वो हमें लगता है कि बहुत स्ट्रांगली वर्डेड जजमेंट है, तो इसको हम एक्टिविज्म ही कह सकते हैं, क्योंकि इंटेंशन है लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। लॉ मेकिंग को दोबारा चलाया जाए, इसकी वजह से अगर ये जजमेंट दी है, लॉ मेकिंग रुक ना जाए इसके लिए अगर जजमेंट दी है, तो इससे जो इंटेंशन निकल के आती है वो जुडिशरी में पावर का मिसयूज नहीं दिखता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम उसको एक्टिविज्म कह सकते हैं। बट देन एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन। सम पीपल से दैट जुडिशरी हैज क्रॉस द लाइन। जैसे कल द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर धानकर ही सेड दैट जुडिशरी इज क्रॉसिंग द लाइन, दे कैन नॉट डिक्टेट द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। वो भी अपनी जगह सही है, बिकॉज बैलेंस ऑफ पावर भी बना के चलना पड़ेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट ने क्या टाइमलाइन सेट करी है इस पूरे केस के अंदर प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए। 1 2 3 के हिसाब से बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। कोर्ट कहता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करता है जो गवर्नर के पास आता है, मगर स्टेट गवर्नमेंट खुद गवर्नर को बोलती है कि सर आप अपने एसेंट मत दो इस बिल पे, मतलब उन्हें एसेंट को रोकने के लिए बोलती है, विदहोल्ड करने के लिए बोलती है। मैंने आपको पहले बताया था कि गवर्नर एसेंट को विदहोल्ड भी कर सकते हैं, मगर स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे। तो यहां पर कोर्ट कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ही आपको बोलती है कि जो स्टेट असेंबली ने बिल पास किया, स्टेट लेजिस्लेशन ने जो बिल पास किया है, आप अप्रूवल मत दो, या उस बिल को आप प्रेसिडेंट को भेजो, क्योंकि संविधान में इस से रिलेटेड जो मुद्दा था
उस बिल को प्रेसिडेंट को भेजना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट ही बोलती है ऐसा, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को वो बिल भेजेंगे, मगर वो 1 महीने में करना पड़ेगा, उससे देर आप नहीं लगा सकते। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको कहती है कि बिल को एसेंट मत दो या इस बिल को प्रेसिडेंट को भेजो क्योंकि संविधान के हिसाब से ये हमारी ऑब्लिगेशन है, तो गवर्नर ये काम 1 ही महीने में करेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, अब अगर गवर्नर को, पॉइंट नंबर 2 दूसरा ऑप्शन है कि गवर्नर बिल रिसीव करते हैं लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेचर ने बिल पास किया, गवर्नर के पास आया, गवर्नर को लगता है कि बिल में कोई दिक्कत है या वो अपना सजेशन देना चाहते हैं, सस्पेंसिव वीटो लगाना चाहते हैं, तो ये आपको 3 ही महीने के अंदर करना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई सस्पेंसिव वीटो विद इन 3 months, दैट टू विद अ मैसेज ऑन द बिल। आपको बिल पे मैसेज लिखना पड़ेगा कि बिल में आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है, क्या चेंज लाना चाहते हैं। अब ये बिल दोबारा लेजिस्लेचर के पास जाएगा, 3 महीने में आपको एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब 3 ही महीने में आपको वापस भेज देना पड़ेगा। बिल दोबारा गया लेजिस्लेचर के पास, लेजिस्लेचर दोबारा उस बिल को पास करती है, चाहे ओरिजिनल फॉर्म में या अमेंडेड फॉर्म में, मतलब बिल को ओरिजिनल फॉर्म में पास किया या फिर आपके जो सजेशन दिए थे उसको इनकॉर्पोरेट करके पास किया, तो बिल आपके पास दोबारा आएगा। अब की बार आपको अप्रूवल देना ही पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये हो गया सेकंड। और जो अप्रूवल आपको देना पड़ेगा ये 1 ही महीने के भीतर देना पड़ेगा। सस्पेंसिव वीटो लगाना है, बिल रिकंसिडरेशन को भेजना है, 3 महीने में भेजो, पास होकर दोबारा आएगा। अब 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी अप्रूवल देनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, जो तीसरी टाइमलाइन कोर्ट ने सेट करी है, अगर गवर्नर को लगता भी है कि वो जो बिल है वो नेशनल इंटरेस्ट का वायलेशन कर रहा है, जो स्टेट ने पास किया वो नेशनल इंटरेस्ट का वायलेशन कर रहा है या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, वो डेमोक्रेसी का वायलेशन कर रहा है, तो प्रेसिडेंट को दिखाना जरूरी है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट आपको रोकती है, मतलब स्टेट की विश के अगेंस्ट जाके आप अपने बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेजना चाहते हैं, तो ये काम आपको 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1-2 साल तक बिल के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया फिर प्रेसिडेंट को भेज दिया। पहली बात, जब बिल पास होकर आपके पास आएगा, फर्स्ट इंस्टेंस में ही प्रेसिडेंट के पास भेजना है। सस्पेंसिव वीटो लगा के जब बिल आया अब नहीं भेजना है, पहली बारी में जब बिल पास होकर आया था तभी आपको प्रेसिडेंट को भेजना है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको मना कर रही है कि नहीं नहीं इसमें प्रेसिडेंट को भेजने की जरूरत नहीं है, या वो कोई एडवाइस नहीं दे रही है, उनके अगेंस्ट जाकर आप उस बिल को प्रेसिडेंट को दिखाना चाहते हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन ये भी हो सकता है कि संविधान में ऐसा लिखा है, रीजन ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये जो बिल है नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या संविधान के अगेंस्ट है, तो प्रेसिडेंट को भेजो, मगर ये काम आपको 3 महीने के अंदर ही करना है, उसके बाद नहीं। और जब ये बिल प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट को भी 3 महीने के अंदर ही इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे अप्रूवल दो या उसे रिजेक्ट करो, जो भी करना है 3 महीने में करना है प्रेसिडेंट को भी। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह आती है निकल के, मीडिया ने इस बात पे पूरा हु हल्ला मचाया बिना इस बात को क्लैरिटी से समझे हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करेगा जो गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, तो पहले तो प्रेसिडेंट को 3 महीने में एक्शन लेना है, ये सच है। दूसरी बात, अगर प्रेसिडेंट को बिल भेजने का रीजन ये है कि गवर्नर को लगता है कि ये जो बिल है ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, इसलिए भेजा है प्रेसिडेंट को, तो उस केस में प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेनी पड़ेगी उस बिल पे एक्शन लेने से पहले। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट, आप ओरिजिनल जजमेंट पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा, उसमें लिखा है कि साफ साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑट टू कंसल्ट अस। ऑट टू मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट चाहे तो हमसे एडवाइस ले सकते हैं कि भाई गवर्नर ने, स्टेट के गवर्नर ने ये बिल भेजा है और उनको लग रहा है कि इस बिल के थ्रू संविधान का वायलेशन हो रहा है या डेमोक्रेसी का वायलेशन हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसे अप्रूवल दे देना चाहिए, क्या एक्चुअल संविधान का वायलेशन हो रहा है इस बिल से। तो इस तरह की एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से ली जा सकती है अंडर आर्टिकल 143, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक सजेशन दिया है कि प्रेसिडेंट चाहे तो कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ऑट टू, शैल नॉट नहीं लिखा है, ऑट टू। अब ऑट टू का मतलब यह है कि एडवाइस ले सकते हैं अगर चाहें तो, मगर अब एडवाइस बाइंडिंग भी नहीं है, इनफैक्ट एडवाइस लेना भी बाइंडिंग नहीं है। तो अगर गवर्नर प्रेसिडेंट को बिल भेजते हैं कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से उस पर सजेशन ले सकते हैं यूजिंग एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्टिकल 143, मगर ना तो एडवाइस लेना बाइंडिंग है और ना ही दी हुई एडवाइस को फॉलो करना बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के लिए।
तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मीडिया ने इस बात को बहुत नेगेटिवली पेंट किया है कि कोर्ट ने जबरदस्ती कर दी प्रेसिडेंट के साथ और ये हुआ। आप देखिए, वो आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि अगर आप चाहें तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि हमारी जो एडवाइस है आप पे बाइंडिंग नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो मुझे लगता है शुरू में बता देनी चाहिए थी, वो ये है कि फाइनली टाइमलाइन फिक्स करने के बाद प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर आर्टिकल 142 द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, जो ब्रह्मास्त्र है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसका यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितने भी 10 बिल थे जो इतने टाइम से पास नहीं हुए, हम इन सारे बिल को पास मानते हैं। दीज बिल्स आर डीम्ड टू हैव बीन पास्ड। आर्टिकल 142 का यूज करके कोर्ट ने तमिलनाडु के साथ कंप्लीट जस्टिस करते हुए इन बिल्स को पास कर दिया है। मतलब इन बिल को बोला है कि ये बिल पास माने जाते हैं, दे डीम्ड टू हैव बीन पास्ड। ये है आर्टिकल 142 की पावर। जो काम रुका हुआ था मगर उसकी वजह से जस्टिस पे असर आ रहा था, एक पार्टी को जस्टिस नहीं मिल पा रहा था, उसे करने के लिए भी, चाहे वो लॉ में एज इट इज अलाउड ना भी हो, कोर्ट एक्शन ले सकती है यूजिंग आर्टिकल 142, जो इस केस में हुआ है। रही बात कि पूरी जजमेंट जुडिशियल एक्टिविज्म है या जुडिशियल ओवररीच है, ये एक मैटर ऑफ परसेप्शन है। कुछ लोग इसको एक्टिविज्म कह सकते हैं, कुछ इसे ओवररीच कह सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर नेशनल इंटरेस्ट को सेव किया जा रहा है तो इसे ओवररीच कहना, जुडिशरी के बोल्ड एक्शन को क्वेश्चन मार्क लगाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। फर्दर अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।